छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दौड़े आगे आगे और भाजपा खदेड़े पीछे पीछे। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का मामला सबसे दिलचस्प दिखाई दे रहा है। मध्य भारत के इस राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं। पहले फेज में 7 नवंबर को 20 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बस्तर और राजनांदगांव जैसे इलाके हैं। पहले चरण में भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा ने इन इलाकों में अच्छे उम्मीदवारों का चयन किया है। पहले चरण की 20 सीटों में से भाजपा को ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों में मतदान होना है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ में इस बार खास बात यह देखने को मिल रही है कि जहां पिछले चुनाव में सत्ता विरोधी रुझान था, जिसने भाजपा को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान दिखाई नहीं दे रहा है। उदय इंडिया ने ग्रामीण अंचलों में जब आम जनता से बात की तो पता चला कि जनता कांग्रेस का इस बार उतना विरोध नहीं कर रही है जितना पिछले चुनाव में भाजपा का विरोध किया था। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि पिछली बार भाजपा ने 15 सालों तक शासन किया था, जिसके बाद वो चुनाव में गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस 5 साल से ही सत्ता में है। छत्तीसगढ़ में कई बड़े नेताओं ने चुनावी कैंपेन किया है, लेकिन विशेष बात यह दिखाई दे रही है कि भाजपा के सभी केंद्रीय नेता जैसे अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे नेताओं ने सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अधिकतर जनता आदिवासी और किसान है, जिन्हें भ्रष्टाचार से कोई विशेष लेना देना नहीं है, बल्कि ईडी जैसी संस्थाओं का तो वो नाम तक नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से राज्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा ज़्यादा प्रभावी नहीं है इन गरीब मतदाताओं के बीच में। हालांकि छत्तीसगढ़ के कुछ शहरी इलाकों और युवाओं के बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और कथित शराब घोटाले को लेकर गुस्सा ज़रूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस गुस्से का असर बहुत ज़्यादा सीटों पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेताओं के बीच कुछ कथित मतभेद की खबरें भी आ रही थीं, लेकिन अब उसे भी निपटा लिया गया है। हालांकि कांग्रेसियों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब इसका असर चुनाव में कितना पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ में एक विशेष बात और है कि अभी तक ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हालांकि 7 नवंबर से चुनाव शुरू हो जाएंगे, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने चुनावी मुद्दों का ऐलान नहीं किया है। छत्तीसगढ़ आदिवासी और किसान बहुल राज्य है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान और आदिवासियों का विशेष ध्यान रखा है। छत्तीसगढ़ में किसानों को धान की कीमत 2800 रुपये प्रति क्विंटल मिल रही है, जो कि अभी तक 2640 रुपये थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने प्रति क्विंटल 3600 रुपये देने का ऐलान किया है अगली बार से। इसका बड़ा असर किसान मतदाताओं पर पड़ सकता है। इसके अलावा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का फैसला भी कांग्रेस सरकार ने लिया है, जो कि किसान मतदाताओं के लिए बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी को भी किसानों के लिए कुछ विशेष घोषणाएं करनी चाहिए, अन्यथा इस मामले में वो बैकफुट पर चली जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसानों का वोट बहुत प्रभावी होता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, वहाँ पे धान की खेती बहुत होती है, तो धान के किसानों के हित का ध्यान रखना हर पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन कांग्रेस ने जो कि फैसला पहले कर लिया है, इसलिए वो आगे चल रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इन आदिवासियों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन उपजों की खरीद का मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की आय का स्रोत तेंदुपत्ता और इमली जैसे वनोपज होते हैं। कांग्रेस ने इन सब की खरीदी रेट को बढ़ाने का भी आश्वासन दिया है। इधर भाजपा के साथ बड़ी मुश्किल ये है कि उसने किसानों और आदिवासियों को लक्ष्य करके कोई भी बात नहीं की है। भाजपा नेताओं के भाषणों में हाईवे, रोड, बिजली और भ्रष्टाचार की बात जरूर होती है, लेकिन उसका किसान और आदिवासी वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ज़मीनी मुद्दे ज़्यादा जरूरी हैं, हवाई मुद्दे ज़्यादा जरूरी नहीं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है। तो इस बात का ध्यान भाजपा को रखना पड़ेगा कि उसे किसानों और आदिवासियों के लिए कुछ विशेष तौर पे कुछ नए मुद्दे, कुछ नए एजेंडे सामने लाने पड़ेंगे। और विशेष तौर पे धान का समर्थन मूल्य जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए बेहद आवश्यक है। इस पर भाजपा को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 200 यूनिट तक का बिजली बिल आधा कर दिया है। इसका बड़ा असर मतदाताओं पर दिखाई दे रहा है, लोग उससे खुश हैं। इसके अलावा कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में बेहद लोकप्रिय हैं, जबकि भाजपा ने अभी तक मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार खड़ा नहीं किया है। हालांकि रमन सिंह को टिकट जरूर मिला है, जो कि 3 बार से मुख्यमंत्री रह चुके थे और उनको भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा माना जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जिसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। भाजपा के लिए एक और नकारात्मक बात यह है कि पिछली सरकार में भाजपा के जिन नेताओं पर करप्शन के चार्जेस थे, उन सभी को फिर से टिकट दे दिया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ का मध्य वर्ग प्रभावित हो सकता है।
लेकिन भाजपा के साथ सकारात्मक बात यह है कि 25 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर भाजपा ने अपने कई बड़े कद्दावर नेताओं को उतार रखा है, जिन्हें हराना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राज्य में पार्टी के पक्ष में काम कर सकती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से करारी हार झेलने के बाद भी भाजपा ने मोदी की मजबूत छवि के दम पर 2019 में राज्य की 11 लोकसभा सीटों में से 9 पर कब्जा करके प्रभावशाली वापसी की थी। इसके अलावा भाजपा की मुख्य ताकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसने 2018 में खुद को भाजपा की राज्य इकाई से दूर कर लिया था। लेकिन इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय संघ के स्वयंसेवक जमीन पर बेहद सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जिसका फायदा भाजपा को हो सकता है। साथ ही भाजपा ने वर्तमान कांग्रेस शासन के दौरान बेमेतरा और कबीरधाम जिलों में हुई सांप्रदायिक हिंसा और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कथित धर्मांतरण की घटनाओं को सामने रखकर अपनी पारंपरिक हिंदुत्व की विचारधारा को पेश किया है। इसके अलावा भाजपा को उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी और सर्व आदिवासी समाज के उम्मीदवार कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। यानी अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो भाजपा भविष्य पर दांव लगा रही है, लेकिन कांग्रेस ने लोक लुभावन घोषणाएं करके जनाधार को मजबूत बनाने का काम किया है। दोनों की नीतियों का परिणाम जनता क्या देती है, जनता का फैसला क्या होता है, इसका पता तो मतगणना यानी 3 दिसंबर को ही होगा। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।